welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हमें पढ़ना है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्री, कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन जो है वो इंटरलिंक किया जाता है। मीन्स प्रोडक्शन के थ्रू आपस में कैसे कंट्री इंटरलिंक्ड होती है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एमएनसीज के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि एमएनसीज क्या होती है, वो कैसे अलग अलग कंट्रीज से अपना प्रोडक्शन करवाती है, कैसे वो गुड्स को सेल करती है, क्यों करती है। काफ़ी कुछ हमने एमएनसीज के बारे में हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो गाइस, आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एमएनसीज किसे कहा जाता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो जनरली एमएनसीज जो होती है ना, वो अपना प्रोडक्शन यूनिट कहाँ सेट करती है, जो उनके मार्केट से काफ़ी क्लोज हो। ओके, और वो साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जहाँ पर उन्हें स्किल और अनस्किल लेबर है वो लो कॉस्ट पर मिल जाए, और प्रोडक्शन के लिए अदर जितने भी फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं वो भी उनको वहाँ इजीली अवेल हो जाए। बिकॉज एमएनसीज का मेन मोटो क्या होता है, उनका मेन मोटो होता है अदर कंट्रीज में अपना सेटअप लगाने का, वो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। और गाइस, हम जानते हैं कि प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा, प्रॉफिट आपका तभी इंक्रीज होगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कम आएगी। जैसे हम एक फॉरेन एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे राम भैया हैं। ओके, बड़ी प्यारे से राम भैया है हमारे, और ये है हमारे श्याम भैया। ओके, अब राम भैया जो भी कुछ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं स्पैन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनको कॉस्ट आती है 10 रुपये, वही हमारे श्याम भैया को आती है कॉस्ट 8 रुपये। अब मार्केट में इसकी प्राइस है 12 रुपीज़, तो ये भी 12 में सेल करेंगे, ये भी 12 में सेल करेंगे, क्योंकि आप मार्केट प्राइस से कुछ भी मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है, अगर उसमें आप चेंज करोगे तो आपका डिमांड, जो प्रोडक्ट डिमांड है वो तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बिकॉज ऐसे मार्केट में और भी गुड्स अवेलेबल है और वो भी चीप रेट पर अवेलेबल है, तो आपसे कोई भी गुड्स परचेज करना पसंद नहीं करेगा। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी समझा था। तो देखो, राम भैया को क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ सीधे सीधे, और श्याम भैया को कितने का हुआ, डायरेक्ट डबल, 4 रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ। तो यही एमएनसीज का मोटो रहता है कि वो अपनी कॉस्ट को किसी भी तरह से कम करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसलिए एमएनसीज ऐसी जगह पर अपना सेटअप लगाना चाहती है, प्रोडक्शन सेटअप, जहाँ पर उनका मार्केट भी क्लोज हो ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, और फिर इनको स्किल अनस्किल लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी चीप कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाए, और जो भी फैक्टर्स मतलब रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए तो वो उस कंट्री में मिल जाए जहां पर ये अपना सेटअप लगा रहे हैं। और इसके साथ एमएनसी एक और मतलब बात पर ध्यान देती है, वो है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी। क्योंकि देखो गाइस, होता क्या है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती है फॉरेन कंपनीज पर, एमएनसीज वगैरह पर। क्योंकि रीज़न क्या है, आपको दूसरी कंट्री में काम करना है और वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आपको फॉलो करने ही होंगे। हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है, उनका अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, और जब आप दूसरी कंट्री में काम करने जा रहे हो, अपना वहाँ पर सेटअप लगा रहे हो, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। इसलिए एमएनसीज गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज वगैरह को भी देखती है, और वो अगर उनके फेवर में होती है, मीन्स जब आपकी एमएनसी सारी बातों को अश्योर्ड कर लेती है और सेटिस्फाइड हो जाती है, उसके बाद हमारी एमएनसीज क्या करती है, उस कंट्री में अपना ऑफिस प्रोडक्शन सेटअप करती है। अब बात आती है, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब प्रोडक्शन सेट करने का भी सोच लिया। जैसे मान लेते हैं कोई भी बाहर की एमएनसी है और उन्होंने हमारे इंडिया में सब कुछ पाया कि उनको सारे रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल हो रहे, लेबर भी चीप रेट पर मिल रहे हैं, ओके, मार्केट भी उनका क्लोज है। बात करते हैं अब प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो क्या बताओ, प्रोडक्शन ऐसी बातों बातों में हो जाएगा। हम अभी बोल रहे हैं चलो 100 यूनिट बन गई, 200 यूनिट बन, तो अपने आप थोड़ी ना बनेगी। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं गाइस, तो इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो हम हमारे असेट्स को, जैसे लैंड,
बिल्डिंग, मशीनरी और जो भी अदर असेट्स हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उनको खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का इन जनरल मीनिंग होता है कि आपने अपना पैसा कहीं लगाया है और किस मोटिव से लगाया है, क्या सोचकर लगाया है कि मुझे इन रिटर्न क्या होगा, इससे मिलेगा। और सेम एज इट इज आपकी जो एमएनसीज है वो भी अब दूसरी कंट्री में क्या कर रही है, अपना प्रोडक्शन सेटअप कर रही है, तो वहां पर भी उनको क्या रिक्वायर्ड होगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सबकी रिक्वायरमेंट होगी और इनको खरीदने के लिए जो भी पैसा एमएनसीज खर्च करती है उससे हम इन्वेस्टमेंट नहीं, उससे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि एमएनसीज जैसे सपोज कोई भी बाहर की एमएनसीज है वो हमारी कंट्री में आएगी तो वो हमारी कंट्री के लिए तो क्या है, एक फॉरेन कंट्री है और फॉरेन कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो वो जो हमारे लिए कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी फॉरेन कंट्री ने हमारी कंट्री में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। सिंपल है ना, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रख दिया गया। और सेम वही मोटिव क्या है, किस होप से एमएनसी ये काम करती है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एमएनसी ये काम करती है। अब किस वे से करती है, 3 वे है एमएनसी के पास। फर्स्ट वन तो क्या है, वेट अ मिनट, देखो गाइस, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है कि एमएनसीज क्या करती है, एक पार्टनरशिप कर लेती है। जैसे जो दूसरी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उस कंट्री की लोकल कंपनीज के साथ वो ज्वाइंट हो जाती है और उनके साथ क्या कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है। अब एमएनसीज को क्या होता है, उनको उनका मार्केट, जैसे लोकल कंपनी का अच्छा खासा मतलब मार्केट है तो उनको वो मिल जाता है एमएनसीज को। और लोकल कंपनी को क्या फायदा होता है, लोकल कंपनी को 2 तरह से फायदा होता है। फर्स्ट तो क्या है, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, कि अब आपकी कंट्री में एमएनसीज आ रही है और अभी हमने पढ़ा एमएनसीज क्या करती है, असेट्स वगैरह को परचेज करने के लिए वो अपना पूरा प्रोडक्शन सेटअप लगा रही है, तो वहां पर वो असेट वगैरह परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करती है, तो आपको एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है अपने असेट्स को खरीदने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी तक क्या कर रहे थे, आप ए कंपनी है और आप इंडिया के मतलब लोकल कंपनी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख का, तो आप इतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास है ही इतना। पर वहीं पर ऑन द अदर हैंड भी एक एमएनसीज है, वो आ गई आपकी कंट्री में और वो आपसे जॉइंट हैंड्स कर रही है, मीन्स आपके साथ पार्टनरशिप कर रही है और उनके पास पैसा है 2 लाख रुपीस, तो आपको यहाँ पर एडिशनल पैसा मिल जाता है कि एक तो आपका 1 लाख, उन्होंने 2 लाख मिलाया, सपोज उन्होंने अगर 1 लाख भी मिलाया तब भी 1 मिलके कितना हो जाता है, 2 लाख। तो यहाँ पर पार्टनरशिप से क्या होता है, हमें एडिशनल पैसा मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो हमारे पास कैपिटल की कमी होती है और इसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। पर जब एमएनसीज आती है तो देखो एमएनसीज आएगी तो वो अपने साथ कैपिटल भी लेकर आएगी, तो कैपिटल से क्या होता है, हमारी जो कैपिटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो जाती है और हम काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन कर पाते हैं एज अ लोकल कंपनी, अगर हम एमएनसीज के साथ क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। और सेकेंड इसका बेनिफिट क्या होता है एमएनसीज का, वो ये है that MNCs bring with them the latest technology for production, कि MNCs क्या करती है, अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है प्रोडक्शन की, क्योंकि MNCs को देखो अपनी कंट्री में काम नहीं करना है, उन्हें तो क्या करना है, अक्रॉस द वर्ल्ड काम करना है। तो आप मुझे बताओ क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से वो काम करेगी, वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी ना जिसमें एडवांसमेंट होगा, कुछ नयापन होगा, ताकि प्रोडक्शन क्या हो सके, लार्ज स्केल पर हो सके और वर्ल्ड की पॉपुलेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। तो जब हम एमएनसीज के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो हमें प्रोडक्शन की नई नई टेक्नोलॉजी भी मिल पाती है, कि जो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में नहीं है उनकी कंट्री में है, तो उनके साथ पार्टनरशिप करने से हमें वो टेक्नोलॉजी भी मिल पाती है। अच्छा, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मतलब मान सकते हैं हम ये सीईओ होंगे एमएनसी कंपनी के। अब ये क्या बोल रहे हैं, वी विल शिफ्ट, वेट अ मिनट, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री
टू अनादर कंट्री, है ना, हम इस फैक्ट्री को, जो इनकी फैक्ट्री है ये दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देंगे। रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि कोई भी एमएनसीज हमने पहले ही पढ़ लिया है वो ऐसी कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगी जहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करने का एक ही पर्पस होता है कि हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, प्रॉफिट को अर्न कर पाए। तो फर्स्ट क्या है कि एमएनसीज जो है वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकती है। सेकेंड क्या करती है हमारी एमएनसीज, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है कि एमएनसीज इन्वेस्ट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपांड प्रोडक्शन, कि मोस्टली मतलब एमएनसीज क्या करती है, इन्वेस्टमेंट तो देखो वो वहाँ पर भी कर रही थी जब लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रही थी, तो एमएनसीज कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है कि वो लोकल कंपनीज को परचेज ही कर लेती है, कंप्लीटली खरीद लेती है, पूरा उसका नाम मतलब अपने नाम करवा लेती है और फिर जाकर अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करती है। एमएनसीज विद द ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजिली डू सो, और करने में भी एबल होती है, क्योंकि एमएनसी छोटी मोटी तो है नहीं, काफ़ी पैसा है और पैसे के दम पर वो ये काम करने में एबल भी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक कारगिल फूड कंपनी है जो कि अमेरिका की है, कारगिल फूड, और एक परक फूड है जो हमारे इंडिया की कंपनी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस को हम देखते हैं कि कारगिल फूड जो है कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, बहुत ही बड़ी एमएनसीज है। इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया की एक छोटी सी कंपनी है परक फूड करके, उसको परचेज कर लिया। मतलब परक फूड जो है वो छोटी कंपनी है भले इंडिया की, पर इनकी मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो इंडिया के अलग अलग में पार्ट में फैली हुई है और काफ़ी ब्रांडेड वेल रेपुटेड मतलब ब्रांड है परक फूड की। और परक फूड की कितनी रिफाइनरी ऑयल से 4, तो वो उनको क्या करती है, कारगिल फूड जो है जो अमेरिका की कंपनी है उसको परचेज कर लेती है, कंप्लीटली परचेज कर लेती है। अब क्या होता है कि परक फूड जो है वो किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, कारगिल फूड पे, क्योंकि परक फूड ने अपने सारे राइट्स, उनका मार्केट शेयर किसे दे दिया, कारगिल फूड्स को। अब क्या करती है कारगिल फूड्स, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और आज के टाइम में कारगिल फूड की आप कैपेसिटी देखो, इंडिया की एडिबल ऑयल में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है कौन सी, कारगिल फूड। तो रीज़न क्या है, एमएनसीज ने लोकल कंपनीज को हायर किया, अपनी नई नई टेक्नोलॉजी लाई, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो लेकर आई थी, और इसके थ्रू वो इंडिया की क्या बन गई, लार्ज प्रोड्यूसर एडिबल ऑयल कंपनी बन गई। और कैपेसिटी देखो 5 मिलियन पाउचेस डेली के जो एडिबल ऑयल आते हैं जिसको हम घर में यूज़ करते हैं, 5 मिलियन पाउचेस रोज के बनते हैं उस कंपनी में। तो आप देख सकते हो कितनी हाई लेवल कंपनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो टॉप एमएनसीज होती है हैव वेल एक्सिस्टिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री विद सच इनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएनसीज कंपनी, कि एमएनसीज कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि जितना एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट का बजट भी नहीं होता है। जैसे हमारी इंडिया है ना, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी जो है, जिनकी रिलायंस जैसी, सुना है रिलायंस का नाम, जैसी एमएनसी कंपनी है, तो उनके पास इतना मतलब पैसा है कि वो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का बजट भी नहीं है। मतलब जितना हमारा बजट होगा ना, तो बजट से आधे से ज़्यादा टैक्स तो हमारी रिलायंस कंपनी सेल करती है, मतलब टैक्स भरती है ना। मतलब क्योंकि अब ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और आपको पता है टैक्स लगाया जाता है सैलरी के ऊपर भी, और जितना भी हम पैसा कमाते हैं तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्स से पैसा रिसीव होता है तो आधे से ज़्यादा तो ये कंपनीज ही उनको पे करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस कंपनी की क्या पावर है ना, किस तरह की ग्रोथ है, क्या पावर है इस कंपनी की। और दूसरा, अभी हमने 2 वे पढ़े, अब थर्ड वे क्या है गाइस, थर्ड वे ये है कि एमएनसीज क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करने का काम करती है। कैसे समझते हैं थोड़ा सा, कि जो लार्ज एमएनसीज होती है वो क्या करती है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं छोटी कंट्री में, डेवलप कंट्रीज है ना, जो डेवलप कंट्रीज में एमएनसीज होती है वो क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देती है
है ना, काम करने का, प्रोडक्शन करने का ऑर्डर देती है, जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवियर हो गए, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है, तो ये लार्ज नंबर पर कौन कैरी आउट करता है, इसको स्मॉल प्रोड्यूसर कैरी आउट करते हैं, जो भी वर्ल्ड में होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती है, इनको काम दे देती है, ऑर्डर दे देती है कि देखो आपको 1000 यूनिट्स, जैसे शू की कोई कंपनी है तो ये आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और उसके बाद क्या करती है, तो स्मॉल कंपनीज प्रोड्यूस करके किसको सप्लाई कर देती है, एमएनसीज को सप्लाई कर देती है। और एमएनसीज उसके बाद क्या करती है, एमएनसीज उस पर अपना ब्रांड नेम लगाती है और वो उसे कस्टमर को सेल कर देती है। मतलब एक तरह से क्या कर रही है ये कंपनी, एमएनसीज जो है हमारी आउटसोर्सिंग का काम कर रही है, मतलब अपना काम वो दूसरों से निकलवा रही है। जो छोटी कंपनी है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, उनको बस बजट दिया, पैसा दिया, डिजाइन मॉडल सब कुछ बताया और फिर उनको क्या करती है, अपना उस पर ब्रांड नेम लगाती है और कस्टमर को सेल कर देती है। देखो सब बताती है, उनके पास बहुत पावर है, ट्रेमेंडस पावर है, क्योंकि वेल्थ ही इतनी है कि वो उसका प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, ये सब वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही उनके पास क्या है, इतना है। तो ये 3 वेज हैं जिससे एमएनसीज क्या करती है, प्रोडक्शन को अक्रॉस द कंट्री इंटरलिंकिंग करने का काम करती है। फर्स्ट तो वो पार्टनरशिप कर लेती है लोकल कंपनीज के साथ। सेकेंड, जो मोस्ट कॉमनली रूट देखा गया है वो क्या है कि वो लोकल कंपनीज को परचेज कर उसे मतलब परचेज करने के बाद क्या करती है, एक्सपांड करने का काम करती है। और थर्ड वन क्या है, वो जो भी मतलब बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है वो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपना काम अपॉइंट कर देती है, उनको सब कुछ बता देती है और उसके बाद वो जो गुड्स उनको सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं बनने के बाद उस पर अपना ब्रांड नेम लगाकर मार्केट में सेल कर देती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेज इन विच एमएनसीज इंटरलिंक द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो आप ये 3 पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे एमएनसीज क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है, लोकल प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करती है ग्लोबली। काम कैसा हो रहा है ग्लोबली कि इसकी बाउंड्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओवर द ग्लोब ये अपने काम को परफॉर्म करती है, कि मतलब सिर्फ अपनी होस्ट कंट्री में लिमिटेड नहीं है इनका काम, ये आसपास की जितनी कंट्रीज है वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को क्या करती है, स्प्रेड करने का काम करती है। और जैसे पार्टनरशिप करती है लोकल कंपनीज से और लोकल कंपनीज को गुड्स वगैरह सप्लाई करती हैं। तो आप देख सकते हो कि एमएनसीज की जो पावर है, हमने पावर की भी बात करी, काफ़ी अच्छी पावर है एमएनसीज की। और इसी वजह से यही रीज़न है कि प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पेर्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। और यही कारण है कि ग्लोबली अगर हम बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पर सारे प्लेस इधर उधर बिखरे हुए हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड हो पा रहा है। और वो किसकी वजह से हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दी एमएनसीज। सो गाइस, हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर शेयर करें। सो वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।